उसमें हमने फर्स्ट वीक में हमने एरे देखा था डेटा स्ट्रक्चर और उसको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस किया था। और जो हमारे पास सेकंड वीक था उसमें हमने स्ट्रिंग एंड हैश मैप को देखा। और आज हम वीक 3 है और वीक 3 में हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ इस वीक के अंदर इसके कुछ ऑपरेशंस देखेंगे और साथ में कुछ लीड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। स्टैक किसी को आइडिया है कि स्टैक क्या होती है? कोई ऐड करना चाहेगा, किसी को नो हो कि स्टैक क्या है? It uses a LIFO technique last in first out, like अगर कोई एलिमेंट सबसे फर्स्ट पे ऐड हुआ है तो वो सबसे लास्ट पे आउट होगा, तो जो सबसे लास्ट पे होगा वो सबसे फर्स्ट पे जब रिमूव करना होगा तो वो सबसे फर्स्ट पे रिमूव होगा। जो फर्स्ट आप अपना पॉइंट दोबारा रिपीट कर सकती हैं? लास्ट फर्स्ट आउट या फर्स्ट? लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ लाइक जो मैम। भी एलिमेंट सबसे लास्ट पे इंसर्ट होगा वो सबसे फर्स्ट पे रिमूव होगा। ठीक है जी। एक और चीज बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि एरे कैसे कहते हैं। एरे भी एक लिनियर डाटा स्ट्रक्चर है और जिसमें हम मैंने जो भी बात बताई लास्ट में फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, हमने पाइल प्लेयर्स रखी हुई है। आप देखिए ये प्लेयर्स पहले आई थी, उसके बाद ये नेक्स्ट आई, ये आई, लेकिन जब हम उठा रहे हैं हम लास्ट वाली प्लेयर को पहले उठा रहे हैं जो लास्ट में है, जबकि जो पहले आई थी वो लास्ट में पिक किया जाएगा। तो बेसिकली स्टैक में हमारे पास ऐसे ही है। जब हम किसी भी चीज को हमने एक फाइल रखा हुआ है उसमें हम कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं जिसमें हमारे पास जो पहले इंसर्ट हुआ था हम उसे लास्ट में आउट करें, किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर से निकालें। तो इस तरह के सिनेरियो में हम स्टैक यूज कर सकते हैं। अब ये होता है कि एक बुक की भी एग्जांपल मैंने दी हुई है, दोनों सेम है। आप अगर यहाँ पिक करने से पहले जब आप रखेंगे तो पहले आप ब्लू बुक को रखेंगे, फिर ऑरेंज को, फिर रेड को, फिर पैरेट को, फिर ब्लू, फिर, लेकिन जब ये पहले इंसर्ट हो रही है या रखी जा रही है कंटेनर के अंदर, ये दूसरे में है, लेकिन जब आप निकाल रहे हो तो ये वाली फर्स्ट हो रही है। मीन्स ये सबसे लास्ट पे बुक आई थी यहाँ पे, लेकिन जब ये आउट हुई तो ये सबसे पहले चलेगी। और जो सेकंड लास्ट पे आई थी वो सेकंड लास्ट पे चलेगी, येलो वाली। तो सेम यही हमारे पास टैग का भी कॉन्सेप्ट है। ये हम इसलिए इसको कहते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट का ये प्रिंसिपल भी फॉलो करती है। अच्छा, किसी को वो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल नहीं समझ आया तो काइंडली पूछ लीजिए। मैम जैसे हम रियल में एग्जांपल लेते हैं कि इतनी सारी प्लेट्स हैं तो हमने उनको कहीं और सेट करना है। वैसे तो हम उठा के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लीफो की मतलब स्टैक की एग्जांपल लें तो हम पहले पहली प्लेट लेंगे, उसको रख देंगे सबसे लास्ट पे, फिर सेकंड वाली उसके सेकंड लास्ट हो जाएगी, इस तरह से। जी, हम जब वन बाय वन उठाने की बात करते हैं, जैसे आप अगर आपको एक प्लेट चाहिए तो आप कौन सी उठाएंगी? जो ऊपर है, ये वाली ना? जी मैम। और ये सबसे लास्ट पे हमने रखी थी। सबसे पहले हमने ये रखी, इसके ऊपर हमने ये रखी, फिर ये यूं चलता है और ये प्लेट सबसे हम लास्ट पे रखी। लेकिन जब हमने उठाया इसको सबसे पहले उठाया, आपको कौन सा क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, हम पाइथन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लिस्ट को ही यूज करेंगे और हम ये नेक्स्ट देखेंगे हम इसको कैसे यूज करते हैं। आज हम इसके भी कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे और फिर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करेंगे, बेसिक ऑपरेशंस की। और उसके बाद हम लीड कोड प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे। इसमें कुछ ऑपरेशन होते हैं जैसे हमने अभी पिछली एग्जांपल में देखा कि हम कोई ना कोई वैल्यू डाल रहे हैं ना, अपनी एक प्लेट रख रहे हैं। जैसे हम किसी भी कंटेनर में किसी भी स्पेस में या जैसे हम बुक रखते हैं तो उस ऑपरेशन को हम पुश कहते हैं कि हमने कोई ना कोई चीज इंसर्ट करवानी है। इंसर्ट कह सकते हो, ऐड करवा कह सकते हैं, पुश कह सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन का जो नेम है प्रोग्रामिंग के अंदर हम पुश इसे कहते हैं। जैसे
आपका ये पहले कंटेनर खाली था, सबसे पहले आपने ए को पुश करवाया, फिर आपने बी को करवाया और फिर सी को। और जो सबसे सबसे पहले ना, अगर ये सिर्फ स्टैक के अंदर आप समझते सी और बी अभी तक आए नहीं है, ए है तो हमारे पास जो टॉप रेफर कर रहा होता है ना वो ए को करेगा। जब न्यू एलिमेंट बी आ जाएगा, टॉप इसको रेफर करने लग जाएगा, ए से बी की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन जब न्यू एलिमेंट आया फिर टॉप उसको रिमूव करने उसको पॉइंट करेगा। जैसे हम देखें यहाँ पे आप समझिए सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं और सबसे ऊपर जो है ना वो सी है। तो जो टॉप हमारे पास रेफर कर रहे हैं वो सी को, लेकिन जैसे ही न्यू एलिमेंट पुश हुआ तो हमारे पास जो टॉप था वो सी के बजाय डी पे पॉइंट आउट करने लग गया। तो ये बेसिकली हम इसे टॉप कहते हैं और सबसे पहले ए एलिमेंट आया था। और अगर हम इसको, हमने देखा है कि हम इसके थ्रू स्टैक के फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और इसमें अगर हमने कोई वैल्यू ऐड करवानी हो, मीन्स हमने पुश करवानी हो, तो हम अपेंड का मेथड जो कि लिस्ट में है हम वो यूज करेंगे। अब देखिए हमने ये भी देखा था कि अपेंड की जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो 1 होती है। क्यों होती है? जैसे हमने जस्ट जाके ना अपेंड करवाना, वो हमेशा उसको कहीं ना कहीं सर्च नहीं करना कि किस जगह पे किस जगह, जस्ट लास्ट पे डाल के ना अपेंड करवा देगा। जैसे अगर हम पिछली एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास लेट्स ये बुक्स हैं और आप चाहते हैं कि आपने ना जो प्लेट्स रखनी है इधर ऊपर रख दी तो आपको 1 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने कहीं दरमियान में जाके इंसर्ट करनी है, तो जितनी प्लेट्स आप ऊपर से उठाएंगे 1 बाय 1 करके, तो वो उतना टाइम, एक प्लेट पे अगर 1 सेकंड लग रहा है तो वो n सेकंड लगेंगे जितने भी आप प्लेट्स उठाएंगे। लेकिन अपेंड ऑपरेशन ऐसे काम नहीं करता। जैसे हम ऊपर रखते जाते हैं, प्लेट जैसे भी आती है ऊपर रख देते हैं, हम कोई भी नीचे से नहीं उठाते, हमने कभी ऐसा नहीं किया। अस्सलाम तो वालेकुम वो मैम। जो मैम वालेकुम सॉरी मैं अस्सलाम। आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैम अरीसा, मैंने एक्चुअली ना फॉर्म फिल किया था क्वेश्चन के लिए, लीड कोड के ना। तो आप मुझे प्लीज बता सकती हैं कि ये सारी जो हमारी इनिशियल सारी चीजें होंगी ये कब तक कवर अप हो जाएंगी और कब लीड कोड के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे? अच्छा, आपका पहला स्टार्ट का पॉइंट क्या था वो आप रिपीट कर सकती हैं? मैम कौन सा? मैम ये मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आप लीड कोड के क्वेश्चन हम लोग कब स्टार्ट करेंगे? अभी अच्छा, तो हम स्टार्ट हुआ है। जी हम मंडे को जो फर्स्ट डे होता है हम उस दिन वो डाटा स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर टाइम बच जाए उसी दिन भी तो हम लीड को क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर नहीं बचता तो हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ओके, लाइक आपके मैम पास, फर्स्ट क्लास के बाद होगा ये मोस्ट प्रोबेबली। हाँ मंडे को मोस्टली हम डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अगर टाइम होता है तो हम लीड कोड भी कर लेते हैं, अगर नहीं होता तो ट्यूसडे पे चला जाता है। तो वैसे हम पिछले 2 वीक्स में हमने काफी लीड कोड के क्वेश्चन किए हैं। आपको ओके मैम। मैम एक्चुअली क्वेश्चंस थोड़े मैंने थोड़ा ना मैंने हार्ड टाइप का रखा था, तो मुझे थोड़ा एक दफा बता दीजिएगा कि वो वाला जो पार्ट होगा वो कब तक कवर अप होगा। लाइक ऐसा ना हो कि वो फिर ज्यादा ही बर्डनाइज हो जाए। मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं हूँ। मैम मैंने आपसे ये पूछा था सबसे पहले कि आप ना कब हम लोग लीड कोड के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करना था। तो आपने भी मुझे बताया कि हम लोग मंडे से स्टार्ट ज्यादातर नहीं करते, ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं, अगर टाइम बच जाए तो कर लेते हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कुछ हार्ड टाइप के, मैंने क्वेश्चन थोड़ा हार्ड टाइप का चूज किया था, तो उस लिहाज से आप मुझे बता दें कि कब तक थोड़ी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी, ताकि क्वेश्चन तभी प्रेजेंट किया जाए ताकि सबको समझ भी आ रही हो। अच्छा, फ्राइडे का दिन पार्टिसिपेंट के होते हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट दिन में 2 2 टॉपिक्स करने थे। हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कि हम क्यों का टॉपिक इस वीक देखेंगे कि नहीं। ना भी हुआ तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं आज बता देती हूँ, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं। आप फ्राइडे को बेशक 8% एक्सप्लेन कर दें, अगर आप कर सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। नो मैम प्रॉब्लम। मेरा भी क्वेश्चन है कि ये जो हमने प्रेजेंट करना है वो फॉर्म जो मिलना है वो कहाँ से मिलना है? अच्छा, फार्मी 5 PM का जो चैनल है ना उसमें वो शीट पिन हुई हुई है, गूगल डॉक्स में एक्सेल की शीट है, आप उसमें जाके ना अपना नेम मेंशन कर दें ओके फ्राइडे मैम, वाले ठीक। दिन के लिए। तो अगर दूसरा पर्सन ने मेंशन करना है तो उससे क्या आगे हम देख लेंगे, अगर पार्टिसिपेंट अगर इस वीक ज्यादा होते हैं तो फिर हम देख लेते हैं कि हमें थर्सडे को भी हम अपॉर्चुनिटी दे दें पार्टिसिपेंट को, अगर वो ज्यादा हो जाते हैं तो। यस मैम, गॉट इट।
लेकिन एक पर्सन ने अगर ऑलरेडी नेम मेंशन किया तो आपने कोमा डाल के अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन और अपना नेम उसके आगे मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी मैं देख लूंगी। अच्छा, हम ये देख रहे थे, हर हमने एग्जांपल ये हम बेसिकली ये ऑपरेशन देख रहे थे कि टॉप क्या होता है। तो हम उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देख रहे थे कि वो वन कैसे आती है। तो हमने देखा अगर हम जस्ट ऊपर आके एक भी आप प्लेट रख देते हो तो आपको जस्ट वो 1 सेकंड लगेंगे। अगर आप सब नीचे तक सब काउंट करते हो, अगर कोई ना एक एक वन बाय वन आप सारी प्लेट्स उठा रहे हो तो वो आपको n सेकंड लग जाएंगे, मीन्स कहते हैं आप n प्लेट्स उठाओगे। लेकिन जो अपेंड का फंक्शन है वो जस्ट लास्ट पे जाके, जैसे आप लास्ट पे प्लेट नहीं रखते थे, बिल्कुल ऐसे लास्ट पे जाके ना वैल्यू अपेंड करवा देता है। तो इसके लिए हमें जस्ट फोर वन टाइम लगता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी का समझ मैम आया। यहाँ पर जो आपने डी है वो तो टॉप पे है, तो ये लास्ट पे ठीक है। मतलब वो ए फर्स्ट पे गया, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे और डी लास्ट पे गया। नहीं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास ये आ रही थी, सी हमारे पास लास्ट एलिमेंट था और टॉप इसको पॉइंट करा था। लेकिन जब हमने न्यू एलिमेंट एक और अपेंड करवा दिया डी, तो टॉप डी को पॉइंट करने लग जाएगा। एग्जाम्पल बताने का मतलब मैम ये है। अपेंड का मतलब होता है लास्ट पे मतलब वो ऐड कर वैल्यू देता है। डाल देना जी, इंसर्ट करवा देना, ऐड करना जिसे हम कहते हैं। तो इसमें जो डी है वो टॉप पे आ जाएगा। हाँ, पहले पास लेट्स सपोज आपके पास डी आया ही नहीं है, आप इसको काट दें। आपके पास सिर्फ ये 3 एलिमेंट है अपेंड के अंदर, आपने अभी सी करवाया है तो हमारे पास टॉप सी को पॉइंट कर रहा है ना, जी मैम। सबसे ऊपर कौन सी वैल्यू है। लेकिन जैसे ही न्यू एलिमेंट आएगा डी, तो ये टॉप यहाँ से मूव करके डी पे चला जाएगा, क्योंकि टॉप पे वो वैल्यू आ गई है। ठीक है मैम। ठीक है, इसलिए बताया क्योंकि हम टॉप का ऑपरेशन देखेंगे तो आगे जाके तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है वो पॉप का होता है। पॉप कहते हैं कि आपने एलिमेंट रिमूव करना है अपनी स्टैक के अंदर से। अब आप देखिए, टॉप हमारे पास डी को पॉइंट आउट कर रहा है, हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ चुके हैं। पर हमने कहा कि ना पॉप उसको कॉल किया मीन्स कोई ना वैल्यू रिमूव कर दो। तो पॉप फंक्शन भी हमेशा जो सबसे टॉप वैल्यू होती है, मीन्स जो लास्ट पे आई होती है, हमने देखा था जो लास्ट आएगा वो पहले जाएगा, उसको जाके ना पॉप कर देते हैं। फिर जो टॉप होता है ना वो डी के बजाय ये पॉप हो जाता है तो सी पे पॉइंट आउट करने लग जाता है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है और आप उसे पॉप करवाना चाह रहे हो तो आपके पास एरर आएगी। अगर आप एम्प्टी स्टैक से वैल्यू पॉप करवाना चाह रहे हो तो ये आपने देखना है। जब हम देखेंगे हम इस एरर को भी कैसे डील करते हैं। और हम अब इस फंक्शन को रिमूव करने के लिए एलिमेंट स्टैक से हम पॉप का एक मेथड यूज करते हैं, जिसे फंक्शन भी कहते हैं, कि लिस्ट के अंदर अवेलेबल होता है। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हम कि देखेंगे कि हमने इस फंक्शन को कैसे यूज किया। बल्कि आज हम स्टैक की बेसिक्स इम्प्लीमेंटेशन में भी इसको देखेंगे। ये दो क्वेश्चन आगे, और इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट लास्ट से जाके ये पॉप करता है। तो इस वजह से इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बस केस में भी वो O((1) होती है। नेक्स्ट हमने अभी देख लिया कि टॉप क्या होता है, जो सबसे लास्ट एलिमेंट आया होता है वो स्टैक का टॉप होता है। हम इसे पीक भी कहते हैं। और टॉप भी 2 नेम्स है, आप जिस वजह से कॉल करें। तो हम मैम जब ये भी जो आपने 38 स्लाइड है, सॉरी 39, मैम 38 है, तो यहाँ पर जो सेकंड वाला पॉइंट है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। सेकंड वाला पॉइंट कौन सा। हाँ, मैम टाइम 38 स्लाइड पे। ये मन। जी मैम। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप समझ लें, आप ने किसी पर्सन को कहा है इस कंटेनर से प्लेट ला के लेके आओ, उस कंटेनर में तो कोई प्लेट है ही नहीं है ना। ठीक है, मैम लेट्स सपोज सेम केस यहाँ भी होता है। आप किसी पर्सन को कह रहे हो एक स्टैक है उसमें से वो एलिमेंट निकाल के लाओ, लेकिन वो एलिमेंट वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो हमारे पास जो कंपाइलर होता है वो एरर दे देता है अगर हम एम्प्टी स्टैक में से कोई ना कोई वैल्यू रिमूव करवाना चाह रहे हो। जी मैम।
अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन है वो टॉप या पीक होता है। वो बेसिकली जो हमने डिस्कस किया, जो सबसे ऊपर वैल्यू होती है, जैसे हमारी जो सबसे ऊपर प्लेट पड़ी होती है, सेम टॉप भी यही होता है। और जब भी हमने टॉप वैल्यू को रिटर्न करवाना हो, हम बहुत सारे केसेस में हम इसे रिटर्न करवाते हैं। ये भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ 1 लेती है। इसके टू नेम्स हैं, पीक भी कहते हैं, टॉप भी कहते हैं। मैंने दोनों मेंशन किए हैं। और हम ये भी आज इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे इसको कैसे हम असेस कर सकते हैं अगर हमने लास्ट एलिमेंट को मीन्स रिटर्न करवाना हो। एक और ऑपरेशन होता है इसको, ये चेक करता है कि आपकी स्टैक में कोई ना कोई एलिमेंट बाकी है या नहीं। मैं एक स्टैक बना रही हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे 1 इंसर्ट किया, और मैंने इसका साइज रखा था। लेट्स सपोज मैंने इसका साइज डिक्लेयर कर दिया इस टैग का कि मैं 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकती। मैंने इसका साइज डिक्लेयर कर दिया। तो अब मैं देखूंगी क्या जितना मैंने साइज डिक्लेयर किया था उतनी मेरे पास वैल्यूज आ चुकी। इस टैग के अंदर 2 वैल्यू थी और साइज भी 2 था। तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे? फुली वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स। तो अगर ये फुल हुई तो हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे, हमने जितना साइज कहा था। अगर ये नहीं है तो हम फॉल्स करवा देंगे। तो इसमें इसको भी हम ओ ऑफ 1 टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप वही एग्जांपल, अगर हम बुक्स के लिए, आपके पास आप एक शेल्फ है, उसमें आप 20 बुक्स आपने रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो जब भी आप नई बुक्स लगेंगे तो आप देखेंगे क्या उसमें कोई ना कोई स्पेस है कि नहीं। अगर होती है तो तब आप बुक रखेंगे। तो सेम हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, फिर हमें उसमें देखना पड़ता है। अगर हमारे पास फिक्स साइज हुआ हो कि हम फिक्स साइज भी हमने डिक्लेयर कर दिया, जैसे अब 2 से ज्यादा हम वैल्यू नहीं ले सकते, तो उस केस में हम इस फुल का फंक्शन रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे स्टैक के अंदर क्या स्पेस है कि हम न्यू वैल्यू ऐड करवा सकते हैं कि नहीं। तो अगर हमने ये चेक करना हो कि वो फुल हुई भी है कि नहीं, मीन्स उसमें सब एलिमेंट्स जितना हमने साइज दिया था उतने एलिमेंट्स आ चुके हैं कि नहीं, तो हम इस फुल का फंक्शन इस फुल का ऑपरेशन यूज करते हैं। और एक और ऑपरेशन होता है अगर स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अब आपने जैसे फुल देखा, अगर आपने ये देखना है कि आपकी स्टैक में कोई ना कोई एलिमेंट है कि नहीं, जैसे अगर वो खाली हो गया मीन्स उसके अंदर, जैसे आपको एक टास्क दिया गया है और आपको ये कहा गया है कि आपने ना इसमें से इस एक शेल्फ है उसमें बुक्स पड़ी हुई है और आपने सारी बुक्स को खाली करना है। तो जब तक आपके पास बुक आती जाएगी आप उसे निकालते जाएंगे, लेकिन आप साथ में भी चेक करेंगे कि क्या शेल्फ जो है वो खाली हो चुका है कि नहीं। तो आप तब तक ये ऑपरेशन करते रहेंगे। अगर आपने ये चेक करना है कि आपका वो जो स्टैक है जिसमें आप बुक्स रखते हैं क्या वो एम्प्टी है कि नहीं, तो हम इस एम्प्टी का ऑपरेशन इसके लिए काम करता है। और ये भी अगर एम्प्टी हुई स्टैक तो बुलियन वैल्यू मीन्स ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स करेगा। तो इस को भी हम ओ ऑफ 1 में कर सकते हैं, इस ऑपरेशन को भी। इस वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ओ ऑफ 1 है। मैम स्टैक का मीन क्या है, मतलब क्या इसका यूज हो रहा है पाइथन के अंदर? स्टैक एक बेसिकली आपके पास ना सेट ऑफ एलिमेंट्स है कंसेक्यूटिव मेमोरी के अंदर पड़ी में। आपको आपका सिनेरियो ये आता है कि आपने जो लास्ट पे वैल्यू डाली है ना, कोई ऐसा केस आ जाता है तो आपने उसको पहले निकालनी है। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह के कुछ सिनेरियोस होते हैं। बेसिकली स्टैक का ये वर्क होता है कि लास्ट में पास जो चीज लास्ट पे आई आपने उसको पहले निकालना है। मैम मीन्स कि इसका सिर्फ यही काम है कि जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको वो फर्स्ट पे अ, रखेगा? नहीं, फर्स्ट पे नहीं रखेगा। जो लास्ट वाली वैल्यू है वो आउट पहले होगी। समझ आई? जी मैम मुझे समझ आ गया है, मतलब इसका सिर्फ यही फंक्शन है? हाँ हाँ, स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ये आप ये कर सकते हो। जैसे आपको ये एप्लीकेशन में निर्भर करता है। आज हमने क्वेश्चन अगर टाइम बचा तो क्वेश्चन जरूर करेंगे। उसमें आप देखोगे हमें जरूरत पड़ी है कि हमने ना लास्ट वाले एलिमेंट को निकालना पड़ा है, वो एक प्रॉब्लम है। तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि कैसे ये हमें जरूरत पड़ी है इस टाइम। ठीक है मैम।
अच्छा, ये हमारे पास ऑपरेशन हो गए हैं। हम इन ऑपरेशन की पाइथन में एक दफा इम्प्लीमेंटेशन देख देते हैं और हमें टाइम बच जाएगा और हम फिर स्टैक में हम लोग अपडेशन नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? अपडेशन टॉप एलिमेंट की या कोई भी। आप वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं ना, तो आप कर सकते हैं, न्यू वैल्यू ऐड करवा सकते हैं। नहीं, अपडेट करने अगर हम लोग प्रीवियस वैल्यू को किसी और वैल्यू से। आप ये कह रहे हैं कि हम किसी वैल्यू को उसके हम लिस्ट यूज करें तो लिस्ट में अपडेशन की अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप कह सकते हैं कि हम इसको देख लेते हैं। जैसे आपने ये वैल्यू प्रिंट करवाई तो उसके बाद आप ये कहते हैं कि जो लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उस पे आप क्या कर दो, न्यू वैल्यू डाल दें। तो लिस्ट का है सेम, तो आप न्यू वैल्यू डाल देंगे, 5 डाल देंगे, तो ये 1 की जगह वो हो जाएगा 5। तो इस लिस्ट को बेसिकली हम इम्प्लीमेंट करवाएं तो आपको जब भी वैल्यू अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी तो आप कर सकेंगे। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, हम देखते हैं। जैसे हमने एक एम्प्टी स्टैक मैंने, अच्छा ये लिस्ट से ही करना है, मैंने स्टैक एक जस्ट नेम रखा है, कुछ भी रख सकते हैं। अब हमने स्टैक क्रिएट करवा दी, जस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट हमने रखी और एक साइमन का ऑपरेटर यूज किया। अब हम इसमें वैल्यू ऐड करवाना चाह रहे हैं और हमने देखा था हम अपेंड का फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है पाइथन के अंदर बिल्ट इन। और आप जैसे अपेंड करोगे तो ये वैल्यू 1 स्टैक के अंदर डाल देगी। आपने इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो देखिए, पहले उसने क्या प्रिंट करवाया, स्टैक एम्प्टी थी, 1 अपेंड करवाया। मैंने इसे कहा प्रिंट करवा दो, तो आप ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 आया। फिर मैंने इसे कहा 2 अपेंड करवाओ, फिर 3। 1 के बाद देखिए लास्ट एलिमेंट अपेंड होता है, फिर 2, फिर 3 हुआ और फिर मैंने दोबारा प्रिंट कहा तो ये तीनों वैल्यू अपेंड हो चुकी थी, इसने प्रिंट करवा दी। आपको ऑपरेशन जो होता है वो क्या करता है, आपको उससे मूव कर रहा होता है। लेकिन इसमें फंक्शन है कि आपके पास ना ये वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। और पॉप का फंक्शन जब आप इसे कहते हैं ना कि पॉप करो, तो सबसे टॉप वाला एलिमेंट हमने देखा था उसको पॉप करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये 7 वैल्यू रिटर्न भी करता है जो पॉप करवाता है। तो हम देखेंगे 3 एलिमेंट्स, और पॉप करवाने के बाद अगर मैं फिर प्रिंट स्टैक को करवाऊंगी, आप देखना हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे। देखिए 3 पॉप हो चुका है और हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स रह गए, 1 और 2। जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो पॉप हो जाता है। मैम फिर हमने आपने देखा, अभी कहा कि जो लास्ट वैल्यू है ये पॉप का फंक्शन उसे रिटर्न भी करवा देता है। जी ये मुझे फिर प्रिंट करवाना पड़ेगा। हम इसे किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। लाइन बाय लाइन कोड है ना, तो इसको आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा। अब देखिए स्टैक 3 हो चुका था ना, तो 1 2 रह गया था, अब इसने 2 करवाया है। अब मैं दोबारा करूंगी तो ये 1 करवाएगा, लेकिन अब स्टैक एम्प्टी हो गया। अब मैं दोबारा करूंगी तो ये एरर दे देगा, वो जो हमने जिसकी बात की थी, पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट। आपके पास है नहीं और हम वैल्यू पॉप करवाना चाह रहे हैं। अब अगर हमने इस प्रॉब्लम को डील करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये कर लेते हैं, बल्कि हम ये कोड में देखेंगे। अगर आपके पास स्टैक एग्जिस्ट करिए या स्टैक की लेंथ है वो नॉट इक्वल टू 0 है, हम इस तरह करके कोड लिख सकते हैं। अभी हम दोबारा से ऊपर वाला अगर कोड रन करेंगे तो दोबारा वैल्यू बैंड हो जाएंगी। ताकि आप जब एग्जीक्यूट करें रन हो। अच्छा, ये ना मैंने व्यू के आई थिंक राइट्स दिए मैं आपको ना, जब मैंने शेयर की थी। तो आप इसको डाउनलोड करके ना अपने सिस्टम पे, अपने को लैब पे इसको रन किया करें और फिर ट्राई किया करें अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो तो। अच्छा, अब हमने टॉप को कहा था। अच्छा, हमने जो हमने एक दफा पिछली क्लासेस में देखा था, हमारे पास अगर एक लिस्ट है, एरे बनी हुई है और सीक्वेंस लीनियर, हम इसकी इसे एरे को कहते हैं कि एडजेसेंट होते हैं, एक एलिमेंट दूसरे से मीन्स एक सीक्वेंस में हुए होते हैं। हमने देखा था, हमने ना पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग देखी थी। किसी को याद है क्या होती है? फिर यस, ट्राई लास्ट एलिमेंट -1 से स्टार्ट होता है और सेकंड लास्ट के -2, थर्ड लास्ट -3 एंड सो ऑन। और पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है? वो 0 से जीरो स्टार्ट होती है, जीरो से फर्स्ट स्टार्ट होता एलिमेंट्स। बिल्कुल। अगर आपने
मैं एक दफा फिर बता देती हूँ, किसी पार्टिसिपेंट को नहीं समझ आया। जो हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग देते हैं तो वो यहाँ से वैल्यू उठाना शुरू करता है। अगर मैं 0 दूंगी तो पहले इस एलिमेंट को उठाएगा, अगर मैं 1 इंडेक्स दूंगी तो फिर इसको उठाएगा, लेकिन अगर मैं -1 देती हूँ तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट उठाता है। जब -1 कहते हैं कि लास्ट से वैल्यू उठानी शुरू होती है रिवर्स ऑर्डर में, फिर -2 दूंगी तो ये वाली उठाएगा, -3 दूंगी तो ये वाली। तो हमने ना सबसे टॉप वाला एलिमेंट असेस करना है। तो हमारे पास स्टैक में पहले 1 आया था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर हमने 4 अपेंड भी करवाया, समझते हमने ये भी करवाया। टॉप पे जो हमारा टॉप का पॉइंटर है ना वो यहाँ पे है टॉप। तो हमने अब टॉप करवाना है, तो हम इसको किससे असेस करेंगे? -1 से। इस वजह से हमने अगर टॉप के एलिमेंट को असेस करना है तो हम -1 लिखेंगे, तो हमारे पास ये असेस हो जाएगा। हमारे पास देखिए एक वैल्यू 3 पॉप हो चुकी है, 1 और 2 है, तो टॉप पे जो है हमारे पास 2 पड़ा हुआ है। जब हमने -1 कहा तो इसने 2 रिटर्न करवा दिया। अब हम देख लेते हैं इस एंटी का ऑपरेशन क्या होता है। ये करता है कि अगर आपकी ना स्टैक फुल है कि नहीं, जो हमने ऊपर स्टैक डिक्लेयर करवाई थी, हमने अभी देखा कि उसमें ना 2 वैल्यूज अभी रह गई हैं, 1 और 2, ये 2 पड़ी हैं। अगर मैं ये देखूंगी क्या हमारी लेंथ ऑफ जो स्टैक है इक्वल इक्वल टू 0 है, अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा तो उसकी लेंथ 0 होगी ना। जैसे अब मैं इसकी लेंथ देखूं, इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 1 2 3, इसकी लेंथ इस टाइम 4 है। अगर इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स में पॉप कर दूं, इसके अंदर सिर्फ 0 एलिमेंट्स रह जाएंगे, 0। इट्स मीन अगर 0 एलिमेंट्स रह जाते हैं तो उस वक्त हमारे पास ना स्टैक जो होती है वो एम्प्टी हो जाती है। तो सब अगर हमने ऐसे चेक करना हो कि हमारे पास स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, अगर लेंथ ऑफ स्टैक हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाती है तो इट्स मीन हमारे पास स्टैक एम्प्टी है, तो हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। अदरवाइज अगर ये 0 नहीं है तो हम फॉल्स करवा देंगे। इसको हम अगर हमने एम्प्टी हो गया ये देखना हो कि हमारे मैम पास स्टैक, ऊपर जो टॉप पीक ऑपरेशन है उसमें -1 पे तो 4 पड़ा है। आप क्या कह रही हैं इसमें? ये तो मैम मैंने आपने जस्ट ऊपर वाली स्टैक को लिया है, उसमें 2 है। इस कोड में या इस कोड में टॉप या पी के ऑपरेशन में? मैम टॉप पीक ऑपरेशन में जो आपने -1 इंडेक्स यूज किया है, ये 1 और 2 स्ट्रिंग जो स्टैक रह गया था उसमें से आपने किया है। हमारी स्टैक का नाम स्टैक है ना, तो ये हमने मैंने स्टैक को प्रिंट करवाया था, 1 और 2 है, तो जब मैं इसी को करवाऊंगी, ये तो मैंने एज एग्जांपल बनाई है ना। अगर मैं इसमें ठीक। 4 वैल्यू प्रिंट करवा दूँ तो फिर माइनस से आ जाएगा। अच्छा, हम लास्ट में एक कोड देख लेते हैं। हमारे पास लास्ट ऑपरेशन इस फुल है। लेट्स सपोज मैंने मैक्सिमम साइज इस स्टैक का रखा है, एक न्यू स्टैक बना रही हूँ, उसका साइज मैंने कहा इसमें से 3 एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब देखिए मैंने इसके में 3 एलिमेंट्स डाल दिए खुद से ही। अब आप देखिए अगर ये लेंथ ऑफ जो स्टैक की है इस साइज के इक्वल है तो इसमें कि हमारे पास जो स्टैक है वो फुल हो चुकी है। जो हमारे पास न्यू स्टैक की लेंथ है, हम काउंट करें तो हमारे पास न्यू स्टैक की लेंथ आ रही है 1 2 3। एक एलिमेंट ये है, एक ये है, एक ये है, टोटल 3 एलिमेंट है, ये 3 है, और मैक्स साइज भी हमारे पास क्या है, ये है 3 है। तो ये दोनों इक्वल है, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो स्टैक है वो फुल हो चुकी है, तो हम रिटर्न प्रूव करवा देंगे। अगर ऐसा नहीं है, जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स है, हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। अब मैं इसमें 2 एलिमेंट्स डाल देती हूँ और मैंने मैक्सिमम जो इसका मैक्सिमम साइज रखा है वो 3 है। अब हमारे पास ये प्रिंट जो होगा वो फॉल्स होगा। हाँ मैंने चेंज कर दिया। अब मैक्सिमम साइज हम 3 एलिमेंट्स रख सकते हैं, लेकिन हमने 2 रखे हुए हैं, तो ये हमारे पास अभी स्टैक फुल नहीं हुई, तो इसने रिटर्न इफ की कंडीशन जब फॉल्स होती है तो हमारे पास ये एल्स में आता है, तो अब ये फॉल्स रिटर्न करवाएगा। अच्छा, ये मैंने ना एक फंक्शन बनाया हुआ है, कोई ऐसा है जिसको फंक्शन का कॉन्सेप्ट ना पता हो? मैम ये इस फुल एंड इस एम्प्टी ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस नहीं है नहीं, मैंने खुद से बनाया हुआ है। मैं क्या? इसलिए पूछे
तो और ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बता रही है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, जैसे जी अब जी। मैंने डिक्लेयर करवा तो एक वेरिएबल मेमोरी पे बनेगा, एक स्टैक बनेगी। ये फंक्शन जब मैं डी एफ के नाम से डिक्लेयर करती हूँ तो हमारे पास मेमोरी को पता लग जाएगा कि एक फंक्शन हुआ है, लेकिन जो इसके अंदर वाली स्टेटमेंट्स है ना, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ये हमेशा तब होंगी जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करवा रही हूँ। अब मेमोरी के अंदर जब बन गया कि एक फंक्शन है, कंपाइलर को पता लग गया, लेकिन ये कभी भी एग्जीक्यूट, अंदर वाली स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक इसको कॉल ना किया जाए। जब मैं इस फुल का फंक्शन का कॉल करूंगी और मैं इसको ये न्यू वाली स्टैक भेज रही हूँ, तो ये यहाँ पे जाएगी फंक्शन के पास, ये वाली स्टैक, और इस फुल का फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे हमारे पास आएगा कर्सर और ये देखेगा क्या इस टैग की लेंथ इसमें साइज के इक्वल है। इस टाइम तो नहीं है, तो ये कंडीशन अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ये एल्स पे आ जाएगा और ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ये बेसिकली फंक्शन का हमारे पास बेनिफिट्स क्या होता है, बार बार मैंने अगर डिफरेंट स्टैक हर दफा इसे देनी है, अगर मैं 5 डिफरेंट स्टैक्स को अगर मैंने चेक करना है कि वो 5 टैग्स मैंने बनाई हुई हैं, 5 फाइल, तो मैं देख लूँ कि वो सब 3 के साइज के इक्वल हैं, तो मैं बार बार ये कोड नहीं लिखती रहूंगी। ये बार बार मैं हर दफा उस हर स्टैक को इस फंक्शन में पास कर दूंगी और वो मुझे कैलकुलेट करके दे देगा। तो हमारे पास फंक्शन का यही बेनिफिट होता है कि आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है और आपको वो बार बार स्टेटमेंट सेम नहीं लिखनी पड़ती। अच्छा, ये हमने बेसिक इम्प्लीमेंटेशन देखी है ऑपरेशन स्टैक का भी। यहाँ तक अगर मैम हम किसी सिंपल इफ लेंथ न्यू स्टैक इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज रिटर्न ट्रू या एल्स रिटर्न फॉल्स, ये भी तो कर सकते हैं। हमें ये फंक्शन डिफाइन करने की क्या जरूरत है? कि आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये उस केस में जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास 5 स्टैक हैं एक लूप के अंदर, आप एरे मतलब एन डायमेंशनल एरे बनी हुई है, एरेस के अंदर भी सब एरे हैं, वन बाय वन आपने सबको पास करना है, तो फिर उस केस में तो हम लूप लगा के फंक्शन यूज कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे एक एरे है तो आप जस्ट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस तक किसी को कोई ऑपरेशन ना समझ आया हो, या फिर इस इनके कॉन्सेप्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन हो तो प्रश्न, नहीं तो फिर हम इनपुट के क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाएंगे, हमारे पास अभी टाइम है। किसी को भी क्वेश्चन नहीं है क्या? मैम काइंडली आप ये जो फुल ऑपरेशन है इसको आप जैसे मैं कह रही हूँ वैसे रन करके दिखाइएगा। एक मिनट, आपकी बैकग्राउंड नॉइज से क्या आप पॉप ऑपरेशन को क्या करना है? मैम इस फुल ऑपरेशन है जो वहां पर हम्म। आप इसको जैसे मैंने आपको फंक्शन बताया, मतलब ये डिफाइन ना करें। सिंपल इफ लेंथ न्यू स्टैक, क्या ये रन करता है? हाँ, ये रन करेगा। देखिए, ये रिटर्न नहीं होगा, आपको ना फिर जस्ट प्रिंट करवाना पड़ेगा। फंक्शन रिटर्न वैल्यू करता है, समझ आई? हम फिर जस्ट प्रिंट करवा देंगे, फिर वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। जी मैम एक और क्वेश्चन था, आपने याद करवा दी। ये रिटर्न और प्रिंट के अंदर क्या फर्क है? मतलब हमें वो रिटर्न करवा रहा है और अगर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो वो प्रिंट कर देता है। अच्छा, प्रिंट ना, कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी आपने प्रिंट करवाना वो करवा सकते हैं, जैसे आपने नाम लिखना कुछ भी, लेकिन रिटर्न में पता है क्या फर्क है? प्रिंट में आप वेरिएबल की वैल्यू भी करवा सकते हैं किसी फंक्शन को कॉल करके। जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया ना, अगर आपने ना एक पर्सन को काम किया है तो उसे कहा है एक वहाँ कंटेनर पड़ा है उसमें प्लेट्स पड़ी हैं, वो प्लेट्स उठा के ना वापस आना है। तो जब हम किसी को काम देते हैं ना, उन्हें उसको वापस बुलाना होता है ना वो काम करके, तो क्योंकि उसने वापस आना है और हमने उसे बुलाया है, क्योंकि जिस काम के लिए भेजा है उसने उसे वापस आना है। तो सेम काम ये करते हैं हम, जब फंक्शन बनाते हैं ना, तो उसका जो भी आंसर है हम उसे कहते हैं उसको रिटर्न करो। मीन्स जो भी इसने कोई भी इसने कैलकुलेट किया, जो भी इसने फाइनल आंसर लाया है, उसने उसको वापस भेजना है। अगर ये जो मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ ना, इस फुल, अगर ये ट्रू रिटर्न होगा तो हमें पता चलेगा ना, ये जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू आ रही है ये इस रिटर्न की मदद से वापस आ रही है।
अब ये सिनेरियो पे डिपेंड करवाता है अगर आप वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो ये डिपेंड करता है हर क्वेश्चन और प्रॉब्लम के ऊपर। जी मैम आपको ठीक है। अच्छा, एक आप कह रही थी हम ये भी रिटर्न नहीं होगा, हमें जस्ट प्रिंट करवाना पड़ेगा। जैसा मैंने एक वैल्यू ट्रू फॉल्स प्रिंट करवानी है तो अब मैंने फंक्शन को खत्म कर दिया और ना ही मैंने फंक्शन जब डिक्लेयर नहीं कर रही तो मैं इसे कॉल भी नहीं करूंगी। अब जस्ट स्टेटमेंट चेक करेगा और देखिए किसने प्रिंट या फॉल्स प्रिंट करवा दिया। तो ये लेंथ इक्वल नहीं थी तो इफ की कंडीशन नहीं करेक्ट हुई तो एल्स में आकर उसने एग्जीक्यूट करवाया। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना हम आज की लीड पर प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हम आज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आज जो हमने प्रॉब्लम करनी है हमने आज एडजस्ट। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम वो दूसरी मैम ने जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम इसको फंक्शन के बगैर करें, वो वाला आप ओपन कर सकती हैं एक मतलब उसको हम प्रिंट में लिख के इक्वल टू लिख के उस तरह भी आ जाता है हमारे पास। हाँ, वो मैंने कर दिया था, ठीक किया था आपने, दोबारा कर लिया। दोनों से हो सकता है। ओके मैम। अगर इस क्वेश्चन को कोई रिट्रीव करके बताना चाहेगा इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन को कोई रीड करे और जो भी समझ आती है बताए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फिर ज्यादा पार्टिसिपेंट्स कोई एक भी रीड नहीं करना चाहेगा। मैम मैं रीड करूँ? जी रीड करें मैम आप। यू आर गिवन स्ट्रिंग एस, आपको एक स्ट्रिंग दी गई है कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, जिसमें आपको स्मॉल लेटर्स, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स दिए गए इंग्लिश के। आर डुप्लीकेट रिमूवल कंसिस्ट ऑफ चूजिंग टू एडजस्टेंट। डुप्लीकेट रिमूवल, जो डुप्लीकेट मतलब जो दो होंगे एक जैसे, जैसे ए हमारे पास दो दफा है या बी दो दफा है तो उसको रिमूव करवाएगा। कंसिस्ट ऑफ चूजिंग टू एडजेसेंट एंड इक्वल लेटर्स एंड रिमूविंग दैम। उनको चूज करेगा, जो इक्वल होंगे उनको रिमूव कर देगा। वी रिपीटेडली मेक डुप्लीकेट रिमूवल्स, हम दोबारा फिर से डुप्लीकेट रिमूवल्स को रिपीट करवाएंगे ऑन एस until we no longer can return the final string after all such duplicate removals। हम अब फाइनल स्ट्रिंग को रिटर्न करवाएंगे जब हमने तमाम डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया होगा। इट कैन बी प्रूवन दैट द आंसर इज यूनिक, तो आंसर यूनिक आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैम, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं इसको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ, अब किसी पार्टिसिपेंट को समझ नहीं आया। अच्छा, हमारे पास ना एक स्ट्रिंग गिवन होगी, उसमें स्ट्रिंग हमने देखी ली थी। हमारे पास इसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी, लेकिन इसमें सिर्फ इंग्लिश लेटर्स होंगे और वो भी लोअर केस में होंगे। हमारे पास रिमूवल डुप्लीकेट्स एक फंक्शन है जो क्या काम करेगा, हर उन वैल्यू को रिमूव करेगा जो एक साथ हो। एडजेसेंट मतलब क्या मुझे कोई बता सकता है ये बी और सी आपस में एडजेसेंट हैं कि नहीं। नो मैम। नहीं, हमेशा एडजेसेंट वो होते हैं जो ए के डायरेक्टली साथ होता है। बी और ए एडजेसेंट है
या बी प्रीवियस बी के साथ एडजेसेंट हो। हमने होल एलिमेंट्स रिमूव करने हैं, उनपे दो कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी। एक तो ये कि वो दोनों सेम हो, इक्वल, और दूसरा ये वो एक साथ हो, तब हमने रिमूव करना है। जैसे बी और बी सेम भी हैं और ये दोनों एक साथ भी हैं, हम ए और सी एडजेसेंट हैं लेकिन ये सेम नहीं है, तो हम इनको रिमूव नहीं कर सकते। ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। और हमने ये काम तब तक करते रहना जब तक कोई भी हमारे पास एडजेसेंट और सिमिलर करेक्टर नहीं रह जाता। जितने भी हमने सबको रिमूव करना है, ये नहीं एक दफा कर दिया बाकी सबको छोड़ दिया। फिर हमने फाइनल अपना रिजल्ट रिटर्न करवाना है, और वो क्या होगा, वो यूनिक होगा, मीन उसमें कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं होंगे, कोई भी सेम लेटर्स नहीं होंगे। ये बेसिकली मैम आप क्वेश्चन है। जी मैम एडजस्टमेंट के बारे में दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। ठीक है। एडजेसेंट एडजेसेंट ये होता है जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ हो। इस क्वेश्चन में बी और बी एडजेसेंट है, जो सेकंड बी है वो ए के साथ एडजेसेंट है, लेकिन ये ए और ये ए दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं है। हर वो वैल्यू जो उसके साथ नेक्स्ट पे हो, उसका नेबर हो, वो उसका एडजेसेंट वैल्यू होती है। आपको क्लियर होगा? यस मैम। अच्छा, हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमने ना ये दोनों बी को भी रिमूव करना है। जैसे मैं एक स्टैक बना रही हूँ, मैंने स्टैक के अंदर हर वैल्यू प्रिंट करवाती जाऊंगी जब तक डुप्लीकेट्स नहीं आता। पहली वैल्यू ए आई, इसका कोई डुप्लीकेट्स नहीं था, मैंने प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने बी करवा दिया, अभी तक बी पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मैंने करवा दिया। लेकिन जब दोबारा बी आया, क्या ये बी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है स्टैक के टॉप पे? अगर ये स्टैक के टॉप पे हुआ तो इसका मतलब है जब मैं अगला बी डालूंगी तो ये दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे। और ये अगर ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है टॉप पे, ये दोनों सेम है, तो मैं क्या करूंगी, अगला बी तो पेंड ही नहीं करवाऊंगी और इसको भी रिमूव करवा। फिर अगला ए आया, अब मैं देखूंगी क्या ए स्टैक के अंदर है, बिल्कुल है। और जैसे मैं अब ये तो बी खत्म होगा, अगर मैं दोबारा ए यहाँ करवाती हूँ तो ये तो दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे और सेम भी हो जाएंगे। अगर हमने टॉप की बात करनी है, इस टाइम जो स्टैक का ये बी खत्म हो चुका है, जो स्टैक का टॉप है ना वो ए है। मैं ये देखूंगी जो स्टैक के टॉप पे है और जो मैं नई वैल्यू लेके आ रही हूँ ये वाली ए वाली, क्या ये दोनों सेम है? तो हम देखेंगे ये दोनों वैल्यू सेम है, क्योंकि पहली भी ए है और जो हम लेके आए हैं और जो पहले से स्टैक पे पड़ी है वो -1 वैल्यू, वो भी हम -1 टॉप का एलिमेंट डिस्कस करेंगे, वो दोनों सेम है। और ये तो वैल्यू भी सेम हो गई है, पहली भी ए थी और जो हम न्यू लेके आए वो भी ए है। और अगर मैं ए जो लेके आ रही हूँ, अगर मैं वो अपेंड करवाऊंगी दोबारा ए, तो वो यहाँ आएगा, और जो टॉप पे है वो भी ए है। इट्स मीन ये दोनों वैल्यू एडजेसेंट भी है और सेम भी है। तो मैं बजाय इसके अपेंड करवाने के, हमने रिमूव करवाना है, मैं न्यू वाली वैल्यू तो अपेंड ही नहीं करवाऊंगी, जो पहले से है उसको भी रिमूव करवा स्टैक एम्प्टी। फिर दोबारा सी आया, मैं देखूंगी क्या सी मेरे पास एग्जिस्ट करता है, नहीं, मैं इसको अपेंड करवा दूँ। अब दोबारा ए आया, क्या ए मेरे पास स्टैक में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, तो मैं दोबारा से इसको अपेंड करवा दूंगी, टॉप पे नहीं एग्जिस्ट करा। तो हमारे पास सी और ए बच गया। ये स्टैक है, लिस्ट है, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, वो हम ज्वाइन का मेथड यूज करेंगे, हमारे पास सी ए रिटर्न हो जाएगा। किसी को एग्जांपल ना समझ आई हो कि हम स्टैक के थ्रू इसको कैसे करेंगे, हम दूसरी भी देख लेते हैं ताकि आपको सही क्लियर हो जाए। अब देखिए, हमने एक दोबारा से स्टैक बनाई, ए, इस पे ए आया, मैंने देखा स्टैक एंड। अच्छा, हमने एक चीज और भी देखनी है कि हमारे पास जब हम पॉप करेंगे तब देखेंगे स्टैक एम्प्टी ना हो। अभी तो हम पॉप ही नहीं करे, अभी हम नहीं देखते। हमने देखा ए क्या पहले से एग्जिस्ट कर रहा है स्टैक के अंदर, नहीं, तो मैंने ए को स्टैक के अंदर अपेंड करवा दिया। हम मैंने दोबारा देखा, अगली वैल्यू जो मैंने उठाई है वो स्ट्रिंग के अंदर से Z, मैं देखूंगी क्या जो ये इस टाइम टॉप हमारे पास ए को फाइंड कर रहा है, क्या टॉप की जो वैल्यू है ये Z की इक्वल है, नहीं, तो मैं डायरेक्ट इसको
अपेंड करवा दूंगी Z को इसके अंदर। अब मैं दोबारा आई, हमारा पॉइंटर जहाँ, अब टॉप यहाँ से खत्म हो गया और टॉप जो है वो यहाँ पे आ गया, Z को पॉइंट कर। अब मैं अगली वैल्यू x लेके आई यहाँ पे। क्या मैंने देखा स्टैक के जो टॉप है वो x है, नहीं था। अगर होता तो ये दोनों आपस में एडजस्टमेंट बनेंगे ना, ये टॉप पे है और मैं यहाँ न्यू एलिमेंट अपेंड करूंगी, तो नहीं था। मैंने x को यहाँ पे अपेंड करवा दिया। अब मैं दोबारा x जब लेके दोबारा x आया, मैंने देखा क्या इस टैग के टॉप एग्जिस्ट करता है। एक x ही पहले पड़ा है और मैं अब दूसरा अपेंड करूंगी। हम करवा नहीं रहे, अब ये दोनों का एडजस्टमेंट हो जाएंगे, तो इट्स मीन अगर ये सेम x वाली वैल्यू है तो ये दोनों इक्वल भी है। तो बजाय हमने इसको रिमूव करना है, जो वैल्यू मैं अभी इस टाइम लेके आई हूँ x दूसरे वाला, वो तो मैं अपेंड नहीं करवाऊंगी और जो पहले से है उसको जस्ट पॉप करूंगी। और पॉप वो वैल्यू रिमूव करता है जो स्टैक के लास्ट पे होती है। ये वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब दोबारा z आया, अब ये वैल्यू खत्म होगी, तो स्टैक में हमारे पास क्या रह गया, a और z, और टॉप अब इसको पॉइंट करने लग गया है z। अब मैंने दोबारा z आ गया हमारे पास यहाँ पे, तो मैं स्टैक के अंदर देखूंगी टॉप पे क्या z है, टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा है, हाँ टॉप पे z है। इस मीन ये दोनों वैल्यू एडजेसेंट हो जाएगी। और क्या ये वैल्यू इक्वल है, मीन्स दोनों z है, तो ठीक है, हाँ तो मैं इसको भी पॉप करवा दूँ। तो जो हमारे पास टॉप होगा वो इस ए को पॉइंट करने लग जाएगा। अब मैं दोबारा अगली वैल्यू लेके आऊंगी y। क्या y एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, सिर्फ हमारे पास a है, ये दोनों क्रॉस हो चुके हैं, तो मैं इनको खत्म कर दूंगी, ये जो खत्म करूँ, हम अपने स्टैक के अंदर क्या प्रिंट करवा देंगे, y। अब हमारे पास स्ट्रिंग खत्म हो गई है, हमारे पास स्ट्रिंग वर्क खत्म हो जाएगा। अब हम देखें तो हमारे पास a और y बचे हैं, हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के रिटर्न करवा दें। देखें ये दोनों यूनिक है, इसमें से कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं है। जिनका क्वेश्चन था कि स्टैक कैसे सोल्व होता है, समझ आया हम कैसे स्टैक को यूज कर रहे हैं। मैम देखिए हम यहाँ पर टॉप, आपने जो कहा है कि एडजस्टेंट को रिमूव करना है, तो जो जी आपने जी को अपेंड मतलब ऐड किया था, उसके बाद आपने एक्स को किया है, फिर एक्स को किया है, एक्स ऑलरेडी उसके अंदर था तो एक्स रिमूव हो गया, तो जेड और जेड एडजेसेंट कैसे हुए, मतलब वो दरमियान में एक्स भी तो था ना। अच्छा मैं आपको दोबारा बताती हूँ। यहाँ पे देखिए एक्स आया, अच्छा जेड आया हुआ था ना, सेकंड पे जेड आया था ना। जी मैम। इसको दोबारा से स्टैक में आते हैं और दोबारा से एक दफा ट्राई रन करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ए आया, मैं ए स्टैक में पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, तो मैंने इसको डाल दिया। अब दोबारा जेड आया, सेकंड में क्या जेड, और जो स्टैक का टॉप है ना वो यहाँ पे किसको पॉइंट कर रहा है, ए को ना। अभी तक स्टैक के अंदर ए है। जब दोबारा जेड आया, हमारा स्टैक का जो टॉप था जी वो मैम। किस, जेड को पॉइंट करने लग गया, टॉप। अब मैंने दोबारा एक्स आया, तो क्या टॉप पे एक्स है कि नहीं, नहीं ना। मैम मैंने टॉप पे जेड है। तो मैंने इसको अपेंड करवा दिया, ये फर्स्ट वाले एक्स को। फर्स्ट वाला एक्स हो चुका है। अब मेरा दोबारा एक्स आया, तो मैं देखूंगी क्या मेरे अब टॉप यहाँ पे पॉइंट कर रहा है एक्स। अब मैं देखूंगी क्या स्टैक जो है टॉप पे है वो, एक वैल्यू तो मैं ये वाली लेके आ रही हूँ ना, और स्टैक के टॉप पे एक पहले वाला एक्स पड़ा है, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, एक जैसी है एक्स की, सेम है ना। टॉप पे जो पड़ी है वो भी जी एक्स है, मैम। जो मैं लेके आ रही हूँ वो भी एक्स है। अगर मैं न्यू वैल्यू अपेंड नहीं करवा रही, अगर मैं करवाती हूँ तो ये दोनों एडजस्ट नहीं होंगी। हम स्टैक के टॉप को चेक कर रहे हैं जी ना, मैम। इस वजह से मैं इस टैग के एक्स, अब दूसरे वाला एक्स अपेंड नहीं करूंगी, मैं इसको भी रिमूव कर दूंगी, क्योंकि हमने रिमूव करवाना है, हमें पता लग गया वो दोनों सेम है, तो हमें तो इसका फायदा हुआ कुछ भी नहीं। तो मैंने इसको रिमूव करवा दिया दोनों को। अब हमारे पास स्टैक का टॉप इसको पॉइंट कर रहा है, जेड को। जेड। अब दोबारा जेड आया, अब देखिए टॉप स्टैक की जो टॉप पे वैल्यू है वो अभी जो आई है उससे सेम है,
जेड से ना। अब नो ये वाला मैम जेड, सेम नहीं है जी, नहीं एक्स की जेड वैल्यू सेम है, वाई सेम नहीं है। एक्स तो खत्म हो गया, आप उसकी खत्म कर दी। ये जेड पहले से पड़ा था, एक्स तो दोनों खत्म हो गए। अब ये वाला जेड आया है, तो जो न्यू जेड आया मैं उसको ब्रांड नहीं जी करवा दी। मैं मैम। चेक कर रही हूँ कि टॉप अप स्टैक से मैच हो रहा है। देखिए वो एक्स वाली वैल्यू निकल चुकी है स्टैक से, तो सिर्फ ये पहले वाला जेड था। जब ये दोबारा हुआ तो ये दोनों एडजस्ट नहीं होंगे, ये जेड टॉप पे आ गया, सेम भी है और एडजस्ट भी हो मैम जाएंगे। ये दोनों, तो मैं इसको रिमूव करवा दूँ। आप समझ आए? जी मैम आ गई। अच्छा यहाँ तक एग्जाम्पल सबको क्लियर है? अगर नहीं है, अगर क्लियर है तो हम इसके कोड की तरफ मूव कर जाते हैं। हमने ना एक स्टैक बनानी है जिसके अंदर से हमने अपेंड करवाते जाओ। और कैसे करवाना है? वन बाय वन हमने ना अपनी स्ट्रिंग से ना हर करेक्टर को उठाना है इसके अंदर से। अगर हमारे पास स्टैक एग्जिस्ट करती है, अगर हमें ये चेक करना है तो एक पाइथन के अंदर अगर हम जस्ट इफ स्टैक लिखते हैं, इस मीन्स ये होता है कि ये चेक करता है कि स्टैक है कि नहीं, मीन्स एम्प्टी तो नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या लगानी है? जैसे अगर फर्स्ट टाइम आपने पॉप करना शुरू कर दिया, पहले ए था और स्टैक में कोई वैल्यू ही नहीं है, इस केस में ये एरर नहीं होती। हम ये देखें क्या स्टैक भी है और जो हमारे पास सी की वैल्यू लाई है वो दोनों ना सिमिलर हो इस वाले टॉप से। अगर हम अगली वैल्यू लेके आ रहे हैं, अगर वो दोनों सेम है तो एडजेसेंट तो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि हम टॉप को देख रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो स्टैक की टॉप से वैल्यू पड़ी है, टॉप को -1 से इंडेक्स करते हैं, क्या वो जो करंट वैल्यू आ रही है उसके सेम है। और सेम के लिए हम डबल इक्वल का उपयोग, अगर ये सेम होती है तो हमने स्टैक से पॉप कर देंगे। फिर हमने भी काम कर दिया, हम देख रहे थे सेम है, एल्स के केस में हम सिर्फ अपेंड करवाते हैं। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है वो स्टैक में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम इसको क्या करवा देंगे, इसको अपेंड करवा देंगे। जब ये अपेंड हो जाएगी तो हमारे ये लूप इंटायर कब तक चलेगा? जब तक हमारे पास ना जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी, जब तक ये स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती लूप चलता रहेगा और ये काम चेक करता रहेगा। और जब ये काम हो जाएगा तो अब हमने क्या करना है, ये सारी हो गई जो बाकी यूनिक एलिमेंट बचे हैं वो स्टैक के अंदर है, तो हमने उसको रिटर्न करवाना है। लेकिन वो स्टैक के अंदर ना लिस्ट की फॉर्म में, हमने उसे स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो जॉइन का ऑपरेशन होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, हमने उसको जस्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के रिटर्न करवा देंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था, हमने वही इसका ड्राई रन वही है जो हमने अभी देखा था। और एक एग्जांपल स्टैक की है, सी के अंदर एक एलिमेंट आएगा, अब क्या आएगा, ए आएगा। और स्टैक में बस क्या स्टैक एक्सिस्ट कर रही है? अगर स्टैक एग्जिस्ट नहीं करी तो तभी तो -1 क्या करेगा, स्टैक एग्जिस्ट के एंड ऑपरेशन में दोनों ना कंडीशन ट्रू होना जरूरी होता है। अब ये बच्चा करेगा स्टैक है, स्टैक तो एम्प्टी है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो ये एक तो कंडीशन नहीं होगी, एल्स पे आ जाएगा। उस सी की वैल्यू क्या है, ए को प्रिंट करवा देगा यहाँ स्टैक के अंदर। नेक्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर से क्या उठाएगा, बी उठाएगा और देखेगा क्या जो स्टैक एग्जिस्ट कर रही है। हाँ कर रही है। क्या जो स्टैक की -1 की वैल्यू है वो ए है? क्या वो सी की इक्वल है? नहीं, -1 की वैल्यू टॉप ऑफ स्टैक ए है और जो करंट वैल्यू है वो बी है। तो ये सेम तो नहीं हुई ना, तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स होगी और यहाँ के डायरेक्ट बी को भी अपेंड करवा देगा। दोबारा आएगा, अगली बी की वैल्यू को उठाएगा, वो क्या है, ये बी। देखेगा क्या स्टैक के अंदर मीन्स एम्प्टी तो नहीं है, स्किप स्टैक की जगह पे, हाँ स्टैक में वैल्यू है। तो सारे देखेगा स्टैक का टॉप ये वाला है, लास्ट पे जो रन होता है वो इक्वल टू सी है। सी क्या है हमारे पास, ये सेकंड वाला बी। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ट्रू है। तो स्टैक के अंदर से जाके अब देखिए जो करंट एलिमेंट आया था बी था, ये दूसरे वाला बी हमने पेंड नहीं करवाया था, पहले वाला हुआ था, इसको जाके पॉप कर दी। इसको तो पेंड ही नहीं करवाएगा जो अभी आया था। फिर दोबारा लूप चलेगा और देखेगा सी, ए आ गया नेक्स्ट, और स्टैक के अंदर सिर्फ ए रह गया। तो स्टैक के टॉप पे इस टाइम ए पड़ा हुआ है,
जो लास्ट एलिमेंट है, और ये सी भी ए है, ये दोनों इक्वल है, हाँ ट्रू है, और स्टैक की एग्जिस्ट कर दिया, तो स्टैक के अंदर से ए को भी क्या कर देगा, false। फिर दोबारा आया सी, क्या सी स्टैक एग्जिस्ट कर रही है, नहीं, स्टैक में तो कोई वैल्यू ही नहीं, एल्स पे चला जाएगा, डायरेक्ट इधर सी अपेंड करवा देगा। फिर दोबारा ए की वैल्यू उठाएगा और क्या करेगा, स्टैक एग्जिस्ट करी है, हाँ हमारे पास एक एलिमेंट है, लेकिन जो स्टैक स्टैक के -1 पे वैल्यू सी है और हमारे पास जो करंट वैल्यू आई है वो ए है, क्या ये दोनों सिमिलर है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स पे आएगा और सी को ए को प्रिंट करवा देगा। और अब नेक्स्ट वैल्यू खत्म होगी, लूप से बाहर आएगा, लूप से बाहर हमारे पास कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ज्वाइन क्या करेगा, ये जितने भी एरे के अंदर ए और सी है ना, लिस्ट की फॉर्म में पड़े हुए हैं वैल्यू, उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, ज्वाइन का मेथड लेगा और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के इस तरह सी और ए रिटर्न करवा देगा। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हमारा होगा। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, मैम इसमें ना जो आपने लिखा फॉर सी इन एस, तो सी है वो क्या एज ए वेरिएबल यूज किया आपने? जी सी हमेशा लूप है ना, यहाँ पे वेरिएबल होता है, जो करंट वैल्यू उठा रहा होता है वो सी में लेके आ रहा होता है, तो आप इसे कोई भी आई लिख जे सकते जी हैं। जी। ये इंटेंट लूप चलेगा। अच्छा, स्पेस हमारे पास ओ ऑफ एन है, हमने एक स्टैक बनाई और इसमें एन वैल्यूज जितनी भी आएंगी वो उतनी स्पेस लेंगी, एन स्पेस लेंगी। स्पेस ऑफ ओ ऑफ एन होगी और जो लूप है वो ओ ऑफ एन टाइम्स चलेगा। यहाँ तो जस्ट कंडीशन चेक हो रही है और ये टॉप की वैल्यू देख रहा है, तो ये ओ ऑफ 1 होती है, हमने देखा था, और ये जस्ट चेक हो रहा है। एल्स के अंदर भी जस्ट अपेंड हो रहा है, और अगर हम ज्वाइन का मेथड दें, ये 1 बाय 1 सारी वैल्यू को ज्वाइन करेगा, तो इसकी भी ओ ऑफ एन है, लेकिन इस लूप की भी ओ ऑफ एन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये दोनों एक ही इंटेंट पे हैं, तो ओवरऑल ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन क्या हो जाएगा, ओ ऑफ 2n होगा, 2 कांस्टेंट है, ओवरऑल ओ ऑफ एन होगा, ये रिटर्न, और ये दोनों एक ही इंटेंट पे हैं। अगर ये इनर होता तो एन स्क्वायर में चली जाती, लेकिन अब ये ओ ऑफ एन है, स्पेस भी और टाइम भी कॉम्प्लेक्स। मैम ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? लीड कोड। मैं बता देती हूँ, 1047 मैं भी क्वेश्चन सेंड कर दूंगी क्लास के बाद, और हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास का टाइम है, हम बाकी कल डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी का फर्दर क्वेश्चन हुआ तो कल क्लास के स्टार्ट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। मैम। अल्लाह हाफिज मैम। वेलकम।